नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज के डेट में हम लोग संसदीय समितियों के बारे में देखेंगे। जो पार्लियामेंट्रीज़ कमेटीज़ जो होती हैं, पार्लियामेंट्री कमेटीज़, तो उनको अच्छी तरीके से देखेंगे। ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों, आज की डेट में आप लोगों को इसकी पीडीएफ जो है आप लोगों को बीओ मेंस जो ग्रुप चल रहा है तो उसी में आप लोगों को प्राप्त हो जाएगी। और छोटी छोटी सी चीज़ें हैं दोस्तों, छोटी छोटी समितियों के बारे में आप लोग अच्छे से चीज़ों को करना स्टार्ट कर दीजिए, अच्छे से चीज़ों को लिखना स्टार्ट कर दीजिए। यही चीज़ें आपके लिए बेहतर है, ठीक है। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहली बात यही है कि भारतीय संसद जो है, पार्लियामेंट जो है, वो उसका बहुत सा काम जो है समितियों के माध्यम से, कमेटीज़ के माध्यम से किया जाता है, जिन्हें संसदीय समितियां कहते हैं। संसदीय समितियां वर्तमान में व्यवस्था का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग मानी जाती हैं। संसदीय समितियां जो हैं संसद के समक्ष प्रस्तुत सभी विधेयकों पर क्या करती हैं। जैसे मान लीजिए नागरिकता संशोधन अधिनियम, एक बिल प्रस्ताव को लाया गया। अब उसकी क्या करती हैं, सूक्ष्म जांच करती हैं, गहन जांच करती हैं, पड़ताल करती हैं। और ये जो संसदीय समितियां होती हैं, यह कार्य इन्हीं के द्वारा किया जाता है। संसदीय समितियां जो हैं विधायी कार्यों को संपन्न करने तथा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का कार्य इन समितियों के माध्यम से किया जाता है। जैसे मान लीजिए कार्यपालिका क्या है, कार्यपालिका प्रस्ताव को रखती है, अब उस पर जांच पड़ताल और सारी चीज़ों की गहन जांच जो होती है वो संसदीय समितियां ही करती हैं। तो सरकार पर एक नियंत्रण का भी काम इन संसदीय समितियों के माध्यम से किया जाता है। इन संसदीय समितियों का गठन जो है संसद द्वारा अनुच्छेद 118(1) के अंतर्गत निर्मित प्रक्रिया के प्रावधान के अंतर्गत होता है। कार्यों के संचालन के नियमों के तहत किया जाता है। संविधान में ऐसी समितियों का कार्यकाल जो है, समितियों का जो अलग अलग स्थान संदर्भों में उल्लेख किया गया है। इन समितियों के कार्यकाल और कार्यों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं मिलता। भारतीय संसदीय समितियां जो हैं दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं स्थायी समितियां, दूसरी होती हैं तदर्थ समितियां। तो अब एक एक करके चीज़ों को हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे स्टैंडिंग कमेटी की, यानी स्थायी समितियों की, और दूसरी है एडहॉक कमेटी यानी तदर्थ समितियों की। कुछ समय के बाद कुछ एक मुद्दे के लिए बनाई जाती हैं, उसके बाद मुद्दा खत्म होने के बाद, जांच पड़ताल के बाद, रिपोर्ट देने के बाद वो समिति खत्म कर दी जाती है। तो ये तदर्थ समितियां होती हैं। स्थायी समितियां हमेशा बनती हैं। देखिए, स्थायी समितियों का गठन जो है प्रतिवर्ष होता है, एक निश्चित समय के लिए होता है। इसका कार्य सतत रूप से यानी लगातार कंटिन्यूअसली चलता रहता है। तदर्थ समितियों का गठन जो है आवश्यकता अनुसार तदर्थ आधार पर किया जाता है। कार्य समाप्त करके प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देने पर इसका अंत हो जाता है, ठीक है। तो अब स्थायी समितियों के बारे में जैसे आपसे पूछ ही लिया जाए 50 शब्दों में कि स्थायी समितियां क्या होती है, तो आप उन चीज़ों को बता सकें। अब एक एक स्थायी समितियों के बारे में बात कर लेते हैं कि स्थायी समितियां उनके कार्यों के आधार पर कुछ जो विभाजन है वो किया गया है। जैसे वित्तीय समितियां, तो जैसे सबसे पहली समिति क्या है, प्राक्कलन समिति, जिसको एस्टीमेट कमेटी कहा जाता है, जो कि सबसे बड़ी समिति है। ध्यान रखिएगा, संसदीय पार्लियामेंट की सबसे बड़ी समिति मानी जाती है। संसद की स्थायी समिति में सबसे बड़ी समिति है। इस समिति का गठन सिर्फ लोकसभा में होता है। ध्यान रखिएगा, यह पॉइंट ध्यान रखिएगा, लोकसभा में होता है। इसमें लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या 30 होती है। सबसे बड़ी समिति है। सदस्य कितने होते हैं, 30 सदस्य होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों को इसमें शामिल नहीं किया था। ध्यान रखिएगा, एक ऐसी समिति है एस्टीमेट कमेटी जिसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। इसके सदस्यों का चुनाव लोकसभा के सदस्यों में से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय प्रणाली के मत द्वारा 1 वर्ष के लिए किया जाता है। तो एस्टीमेट कमेटी कितने दिनों के लिए बनती है, 1 वर्ष के लिए बनती है। कौन से मत प्रतिनिधित्व के आधार पर बनती है, एकल संक्रमणीय मत द्वारा। अब देखिए, सर्वप्रथम इस जो ये समिति है, इसका गठन जो है तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 में हुआ था। इसका गठन लोकसभा में बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद होता है। मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य इसमें शामिल नहीं किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। मंत्रिपरिषद का सदस्य कोई भी इसमें शामिल नहीं किया जाता। प्रारंभ में कुल 25 सदस्य थे, लेकिन 1956 में इसकी संख्या जो है वो 30 कर दी गई थी। पहले 25 थे और 1956 में इसकी संख्या बढ़ाकर 30 कर दी गई। तो वर्तमान में कितनी है, 30 है।
और टोटल सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा के ही होते हैं। पार्लियामेंट की सबसे बड़ी समिति मानी जाती है, संसदीय समिति मानी जाती है। इसका कार्य देख लीजिए कि इसका कार्य कौन कौन से हैं। तो कार्य हैं इसका, वार्षिक बजट से संबंधित होता है, जब सरकार द्वारा आर्थिक नीतियाँ बनाकर उसे क्रियान्वित करने के लिए संसद के समक्ष रखा जाता है। जैसे मान लीजिए सरकार वार्षिक बजट को संसद के समक्ष रखती है, ठीक है, तो जो मांग प्रस्तुत किया जाता है तो सरकार द्वारा प्रस्तावित व्यय समीक्षा के लिए इस समिति का गठन किया जाता है कि व्यय सही मदों में हुआ है या हो रहा है या नहीं हो रहा है। यह समिति समय समय पर पूरे वर्ष के दौरान प्राक्कलनों यानी एस्टिमेट्स जितने होते हैं, जितने आप बनाते हैं कि हाँ भाई 200 करोड़ में ये डिपार्टमेंट देना है, 500 करोड़ में इसको देना है, 18,000 करोड़ इसको देना है, तो ये एस्टिमेट लगाया जाता है और इन चीज़ों की जांच करती है। ये सरकारी व्यय को रोकने की सिफारिश करती है और इसे स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है, ठीक है। इसके प्रमुख कार्य क्या हैं कि जैसे बजट का अध्ययन करना, बताना कि क्या इसमें शामिल नीतियों से मितव्ययिता यानी खर्च सही ढंग से हुआ है, संगठन में सुधार, कार्यकुशलता और प्रशासनिक सुधार किए जा सके, प्रशासन में कुशलता और मितव्ययिता के लाने के लिए वैकल्पिक नीति की सिफारिश करना, इस बात की जांच करना क्या बजट अनुमान की नीतियों के अनुसार ठीक ढंग से धन जो है ठीक ढंग से लगाया गया है या नहीं लगाया गया। भाई जो पैसा लगाया जा रहा है वो ठीक ढंग से प्रयोग हुआ है या नहीं हुआ है। बजट अनुमान किस रूप में संसद के समक्ष पेश किए जाए ये भी यह समिति सिफारिश करती है। यह समिति बजट प्राक्कलनों की जांच तभी कर सकती है जब इसके लिए संसद में मतदान हो चुका हो, उसके पूर्व नहीं कर सकती। साथ ही यह संसद द्वारा निर्मित नीतियों पर कोई प्रश्न नहीं कर सकती, कोई भी नीतियाँ हैं उन पर प्रश्न नहीं कर सकती। इसकी सिफारिशें परामर्शदायी स्वरूप की होती हैं, मतलब आप सलाहकारी हैं, आप दे दीजिए सलाह, मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी वो सरकार के ऊपर, संसद के ऊपर है। यह मंत्रालयों पर बाध्यकारी नहीं होती है। तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरी कमेटी कौन सी है? दूसरी कमेटी है आपकी लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो यह संसद की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण और पुरानी वित्तीय समिति है। इसका गठन जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत सर्वप्रथम 1921 में हुआ था। यह प्रश्न भी पीटी में बहुत बार पूछा गया है और लोक लेखा समिति के बारे में आपसे पूछा भी जा सकता है कि आप 50 शब्दों में इसके बारे में बताइए या 125 शब्दों में बताइए। देखिए, लोक लेखा समिति जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, पीएससी जो होती है, तो जिसमें 15 सदस्य होते हैं, ठीक है, कुल 15 सदस्य होते हैं। 1955-54 से इस समिति में कुल 22 सदस्य होते थे, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं, ठीक है। तो अब 1955 के बाद इसकी सदस्य संख्या कितनी हो गई? 22 हो गई है। वर्तमान में 22 है। आपके 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से, ठीक है। जबकि एस्टीमेट कमेटी में क्या है, पूरे के पूरे लोकसभा के ही सदस्य 30 में से 30 होते थे। लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अपने अपने सदन के सदस्यों में से अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। किसी मंत्री को समिति का जो सदस्य है नहीं बनाया जाता। कोई भी मंत्रीगण है सत्तारूढ़ दल का, तो वह मंत्री का सदस्य नहीं बनाया जाता। लोकसभा अध्यक्ष लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत करते हैं। 1967 से स्थापित परंपरा के अनुसार इस समिति के जैसे एक परंपरा में है कि इस समिति का अध्यक्ष जो है विपक्ष के किसी सदस्य को बनाया जाता है। इसका कार्यकाल भी 1 वर्ष होता है। एस्टीमेट का भी 1 वर्ष है और इसका भी 1 वर्ष होता है। यह समिति जो है सरकार के वित्तीय लेन देन संबंधी विषयों की जांच करती है। इसका प्रमुख उद्देश्य जो होता है सार्वजनिक व्यय के दुरुपयोग और अनियमितता को संसद के समक्ष लाना। जैसे समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को आधार बनाकर लोक व्ययों का परीक्षण करती है। इसीलिए कैग को लोक समिति का मित्र एवं पथ प्रदर्शक माना जाता है। अब इसके कार्यों को देख लेते हैं कि जैसे पीएससी के कार्य कौन से हैं। तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन, जैसे कोई कैग रिपोर्ट देता है कि भाई इसमें धांधली हुई है, तो इसकी जांच कौन करता है? पीएससी करती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी करती है। भारत सरकार के विनियोग तथा वित्त संबंधी लेखाओं की जांच करती है। भारत सरकार के कौन सा धन निकाला गया है, डाला गया है, इन सारी चीज़ों के खातों की जांच करती है। कौन सी? पीएससी। किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर अतिरिक्त धनराशि व्यय किए जाने पर उसके कारणों की जांच करती है कि आखिर ये व्यय किया गया तो क्यों किया गया, आखिर करने का कारण क्या था। इन सारी चीज़ों के बारे में जांच करती है और उचित सिफारिश भी करती है। किसी वित्तीय मामले में अपव्यय, अकुशलता या भ्रष्टाचार की जांच करना इसका प्रमुख कार्य होता है।
जैसे मान लीजिए लोक प्राधिकारियों द्वारा सार्वजनिक व्यय का दुरुपयोग किए जाने पर विरुद्ध उनके कार्रवाई के लिए सिफारिश करना, तो यह समिति करती है। यह समिति जो है आम व्ययों पर निगरानी रखती है। जो जनरल एक्सपेंडिचर जो होते हैं तो उन पर निगरानी रखती है तथा प्राक्कलन समिति के साथ मिलकर सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण सुनिश्चित करती है प्राक्कलन समिति के साथ से। इसी कारण से इसे प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। लोक लेखा समिति जो अपनी रिपोर्ट जो है लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। तो इन सारी चीज़ों को ओवरऑल में आप लोग ध्यान रखिए। इन्हीं प्रश्नों को, जैसे मान लीजिए पीएसी है और एस्टीमेट कमेटी है, तो दोनों को आप 125 शब्दों में भी लिखिए, 50 शब्दों में भी लिखिए और 25 शब्दों में भी लिखिए। तीसरी कौन सी समिति है? सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो इस समिति के विचारों का प्रतिपादन जो है जीवी मालवंकर ने किया था। इसे मूर्त रूप प्रदान करने के लिए सर्वप्रथम 1964 में कृष्णन मेनन समिति का गठन किया गया था और जिसकी सिफारिश पर यह सार्वजनिक उपक्रम समिति बनी। ये पीएसयूज़ के लिए होती है मुख्यतः, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो होते हैं, जैसे आपने देखा हो ना गेल, भेल, सेल, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। इसमें भी वही चीज़ें होती हैं कि 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य जो होते हैं राज्यसभा से अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति की एकल संगमणीय प्रणाली के द्वारा चुने जाते हैं। इस समिति में किसी भी मंत्री को सदस्य नहीं बनाया जाता, कोई भी मंत्री सदस्य नहीं बन सकता और वह समिति का सदस्य भी नहीं रह सकता। इसका कार्यकाल देखिए, तीनों ऊपर की तीनों उपरोक्त तीनों समितियों का कार्यकाल जो है 1 वर्ष ही होता है। लोकसभा के अध्यक्ष और सदस्यों में से किसी एक को समिति का अध्यक्ष नियुक्त करता है और इस प्रकार राज्यसभा के सदस्य जो हैं इस समिति के अध्यक्ष नहीं बन सकते। ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। राज्यसभा के सदस्य इस समिति के अध्यक्ष नहीं बन सकते। अब इस समिति के कार्यों को देख लेते हैं। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा सरकारी उपक्रमों के संबंध में प्रतिवेदनों की जांच करना, कि जैसे मान लीजिए कैग ने जो OIC है, ठीक है, ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो यह जो एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, सार्वजनिक उपक्रम है, अब इसमें कोई घोटाला होता है तो उसकी जांच के लिए प्रतिवेदन देती है सार्वजनिक उपक्रम समिति को कि भाई इसकी जांच आप करिए। कैग रिपोर्ट सौंपती है सार्वजनिक उपक्रम समिति को, ठीक है। इस बात का पता करना कि क्या सरकारी उपक्रम समुचित व्यापारिक सिद्धांतों और विवेकपूर्ण वाणिज्यिक प्रथाओं के अनुसार चलाए जा रहे हैं या नहीं। जो PSUs हैं क्या वो सही तरीके से चलाए जा रहे हैं या नहीं चलाए जा रहे हैं, इन चीज़ों की जांच करती है सार्वजनिक उपक्रम समिति। लोकसभा के नियमों में निर्दिष्ट सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों और लेखाओं की जाँच करती है। समिति ऐसी सरकारी कंपनी के लेखाओं की भी जांच करती है जिसको लेखा कंपनी अधिनियम के तहत सदन के पटल पर रखा जाता है। ये समिति रिपोर्ट जो है लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है और ये सार्वजनिक रूप से यह जो सार्वजनिक व्यय होता है उन पर यह उपरोक्त तीनों समितियां नियंत्रण करने का कार्य करती हैं, ठीक है। तो ये आपकी पूरी की पूरी कमेटी हो गई। और एक होती है एडहॉक कमेटी। एडहॉक कमेटी क्या होती है? एक मुद्दा, जैसे किसी मुद्दे पर कुछ समय के लिए बनाई जाती है, जैसे ही वो काम पूरा कर लेती है कमेटी तो अस्थायी समितियां खत्म करी जाती हैं रिपोर्ट प्रतिवेदन के बाद में, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी ओवरऑल चीज़ें हो गई। अब इसकी PDF जो दोस्तों हैं आपको आज की डेट में जो मेंस का पेड ग्रुप चल रहा है तो उसमें आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।